मित्रों, आज हम डीएनए की शुरुआत उस वार्ता के विश्लेषण से करेंगे जिसे दुनिया को एक नए युद्ध में धकेलने से बचाने की आखिरी उम्मीद कहा जा रहा है। यह वार्ता दिल्ली से लगभग 2000 किलोमीटर दूर ओमान की राजधानी मस्कट में हो रही है, जिसमें अमेरिका और ईरान के वार्ताकार ओमान के जरिए एक दूसरे को हमला ना करने की शर्तें बता रहे हैं। इस वार्ता पर सारी दुनिया की निगाहें टिकी है, क्योंकि अगर यह वार्ता किसी नतीजे तक नहीं पहुंची तो वो मिसाइल चलनी शुरू हो जाएंगी, जिन्हें एक दूसरे पर तानकर ईरान और अमेरिका ये वार्ता करने पहुंचे हैं। यानी सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया में यह वार्ता बिना नतीजे के खत्म होते ही आग लग सकती है। आज आपको भी जानना चाहिए, ओमान की राजधानी मस्कट में जारी शांति वार्ता किसी अंजाम तक पहुंची या फिर ट्रैक से उतर गई। इस वार्ता में दोनों देशों ने मध्यस्थ देश ओमान से क्या क्या कहा, एक दूसरे के सामने कौन कौन सी शर्त रखी और वार्ता शुरू होने से पहले ईरान और अमेरिका ने ऐसा क्या क्या किया जिसे युद्ध की आखिरी तैयारी कहा जा रहा है। डीएनए मित्रों, आज आपको जानना चाहिए कि ईरान और अमेरिका के बीच इनडायरेक्ट वार्ता में दोनों पक्षों ने मुख्य वार्ताकार कौन रहे। इनडायरेक्ट वार्ता उस बातचीत को कहते हैं जिसमें संबंधित देश के वार्ताकार सीधे बात नहीं करते, बल्कि मध्यस्थ देश के जरिए एक दूसरे को संदेश देते हैं। यानी इस वार्ता में अमेरिका और ईरान के वार्ताकार आमने सामने नहीं बैठे, दोनों ने अलग अलग ओमान के नेताओं से बात की, जिसके बाद ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी ने एक पक्ष की शर्तें दूसरे पक्ष तक पहुंचाई। समझ रहे हैं आप, मिसाइलें तैनात करके ये वार्ता करने पहुंचे हैं। ईरान और अमेरिका में अविश्वास इतना ज्यादा गहरा है कि दोनों देशों के वार्ताकार एक दूसरे के सामने बैठने तक को तैयार नहीं है। ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची मुख्य वार्ताकार थे, तो अमेरिका की तरफ से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर मौजूद थे। जारेड कुशनर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद हैं। इस जोड़ी को ट्रंप ने रूस यूक्रेन वॉर सुलझाने का जिम्मा भी दिया है। लेकिन यह भी बहुत बड़ी सच्चाई है, तमाम दावों के बावजूद रूस यूक्रेन वॉर जारी है और ईरान अमेरिका की वार्ता से भी बहुत अच्छी खबर नहीं आई है। आज आपको जानना चाहिए इस वार्ता में क्या क्या हुआ। डीएनए मित्रों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान सामने आया है। आज आपको उसके बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि इस वार्ता में ईरान का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। जून 2025 में हुई युद्ध के बाद अविश्वास का माहौल बना हुआ है, जो बातचीत के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। अराक्ची ने कहा, ईरान की चिंता, हित और अधिकार अमेरिका के सामने रखे गए हैं और दूसरे पक्ष की बातों को भी सुना गया है। अगर हम इसी सकारात्मक रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता को लेकर एक सकारात्मक ढांचा तैयार किया जा सकता है। दोनों देशों के बीच बातचीत की रूपरेखा दोनों देशों की राजधानियों में होने वाले परामर्श से तय होगी। यानी विटकॉफ ट्रंप को और अराक्ची खामनेई को इस बैठक की जानकारी देंगे। उसके बाद तेहरान और वॉशिंगटन तय करेंगे आगे बातचीत होगी या फिर नहीं। अगर दोनों देश एक दूसरे की शर्तों पर बातचीत के लिए राजी होते हैं तो बातचीत की तारीख ओमान के विदेश मंत्री के साथ बैठक के बाद तय की जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस वक्त खबर है, और खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बातचीत तो हो रही है, लेकिन इस बातचीत का कहीं भी कोई नतीजा निकलता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। यानी अराक्ची इस वार्ता को अविश्वास के बावजूद सकारात्मक मान रहे हैं। लेकिन पिछली बार भी इजरायली हमले के एक दिन पहले भी मस्कट में ऐसी ही वार्ता हुई थी। उस वक्त भी अराक्ची सकारात्मक थे, लेकिन ईरान ने बम गिराने शुरू कर दिए। आज की वार्ता में दोनों देशों ने एक दूसरे की शर्तें सुन ली हैं, लेकिन इन शर्तों के चक्रव्यूह को सुलझाना आसान नहीं है। डीएनए मित्रों, हालांकि बातचीत को लेकर थोड़ी उम्मीद बनी है, लेकिन मतभेद अब भी बहुत गहरे हैं। ईरान साफ कह रहा है बातचीत सिर्फ उसके परमाणु कार्यक्रम पर होगी, किसी और मुद्दे पर नहीं। ईरान का कहना है उसे अपने देश में यूरेनियम संवर्धन करने का पूरा अधिकार है और वो 400 किलो से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम किसी दूसरे देश को नहीं देगा। वहीं अमेरिका चाहता है कि बातचीत का दायरा बड़ा हो और इसमें ईरान का मिसाइल कार्यक्रम, चीन को तेल गैस बेचने का मामला और इजराइल से रिश्ते भी शामिल किए जाएं। ईरान इन सभी मुद्दों पर साफ साफ कह चुका है कि इन पर कोई भी बातचीत नहीं होगी। ईरान और अमेरिका के बीच ये जो बातचीत चल रही है उसमें खाई बहुत ज़्यादा गहरी नज़र आ रही है। इसमें अविश्वास की खाई
कितनी गहरी ज्यादा है उसे आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि शांति की इस वार्ता के शुरू होने से पहले ही दोनों देश युद्ध की तैयारी कर चुके हैं। इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच अविश्वास इतना ज्यादा गहरा है कि वार्ता शुरू होने से ठीक पहले अमेरिका की तरफ से अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है सभी अमेरिकी नागरिक फौरन ईरान छोड़ दें। अब आप सोचिए, जिस देश को शांति बहाल होने की उम्मीद होगी वो अचानक इस तरीके की एडवाइजरी क्यों जारी करेगा? आज आपको भी अमेरिका की इस एडवाइजरी के बारे में जानना चाहिए। मित्रों, अमेरिका ने इस एडवाइजरी में फौरन अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह देते हुए कहा, ईरान में सुरक्षा हालात बिगड़ रहे हैं, सड़क और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाधित है, ईरान से बाहर संपर्क मुश्किल है क्योंकि मोबाइल, लैंडलाइन और इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदियां बढ़ रही हैं। इसलिए अमेरिकी नागरिकों को तुरंत तरीके से ईरान छोड़ने की सलाह दी गई है। इस एडवाइजरी में बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सीमित या रद्द हो रही हैं, इसलिए हवाई रास्ते भरोसेमंद नहीं है। इसीलिए अमेरिकी नागरिकों को जमीन के रास्ते आर्मेनिया या तुर्की जाने की सलाह दी गई है। अमेरिका ने साफ कहा है ईरान में फंसे नागरिक सरकारी मदद पर निर्भर ना रहें क्योंकि ईरान में अमेरिका का प्रभाव बहुत कम है। इस एडवाइजरी में दोहरी नागरिकता वालों को चेतावनी दी गई है। ऐसे नागरिकों को अमेरिकी पहचान छिपाने का निर्देश दिया गया है और ईरानी पासपोर्ट पर यात्रा करने की सलाह की गई है। ईरान में अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में लेने का खतरा भी जाहिर किया गया है। यानी मित्रों, अमेरिका की इस एडवाइजरी की भाषा तो ऐसी है जैसे अमेरिकी नागरिकों के तेहरान से बाहर निकलते ही ट्रंप ईरान पर हमला करने का आदेश दे देंगे। वैसे सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत और दूसरे देश भी ईरान की स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले हम आपको ईरान को चारों तरफ से घेर कर खड़े अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, वॉरशिप और फाइटर जेट्स की जानकारियां विस्तार से दे चुके हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के एक आदेश पर ईरान पर हमला कर सकते हैं। लेकिन ओमान में अमेरिका से वार्ता करने आए ईरान ने भी पिछले अनुभव से सबक लिया है और अमेरिका और इजराइल पर भरोसा ना करते हुए पलटवार की पूरी तैयारी कर ली है। आज आपको इन तैयारियों और इसकी वजह के बारे में भी जानना चाहिए। आपको यह भी समझना चाहिए आखिरकार ईरान और अमेरिका किन परिस्थितियों में एक दूसरे से वार्ता के लिए राजी हुए। अगर दोनों देश वाकई युद्ध से बचना चाहते हैं तो एक दूसरे पर मिसाइलें तानकर बातचीत के लिए क्यों बैठे? मित्रों, पिछली बार भी ईरान पर इजराइल के हमले से एक दिन पहले ओमान में शांति वार्ता हुई थी और अगले ही दिन इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था। ये बात ईरान को अच्छी तरीके से याद है, इसीलिए ईरान वार्ता से पहले युद्ध की पूरी तैयारी कर चुका है। आज आपको ईरान की इन तैयारियों के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। जिस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में वार्ता शुरू हुई, उससे पहले ईरान ने अपने सबसे घातक मिसाइल को मोर्चे पर तैनात कर दिया। यानी एक तरफ अमेरिका ने बातचीत के लिए ईरान के सामने मिसाइल कार्यक्रम बंद करने की शर्त रखी, दूसरी तरफ ईरान ने वार्ता से पहले अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल खुर्रम शहर 4 को 4 मोर्चों पर तैनात कर दिया। इससे पहले इजराइल के खिलाफ पिछले युद्ध में भी ईरान ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। ईरान ने पहली बार इसे कॉम्बैट सर्विस में शामिल करने की बात मानी है। यानी ये मिसाइल अब परीक्षण और प्रदर्शनी का हिस्सा नहीं है, बल्कि इजराइल और अमेरिकी बेस पर हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आज आपको ईरान की इस घातक मिसाइल की ताकत के बारे में भी जानना चाहिए और ये भी समझना चाहिए ये मिसाइल इजराइल और अमेरिका के लिए क्यों सबसे बड़ा खतरा कही जा रही है। मित्रों, सबसे पहले आप ईरान की उस मिसाइल का नया वीडियो देखिए। खुर्रम शहर 4 ईरान की सबसे शक्तिशाली MRBM यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी ताकत, इसकी रेंज, इसकी रफ्तार, भारी वॉरहेड और रडार को चकमा देने की क्षमता है, जो इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सभी बेसों को सुरक्षा के लिए खतरा बन जाती है। मित्रों, खुर्रम शहर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। इसका मतलब यह हुआ कि यह मिसाइल पूरे इजराइल में किसी भी टारगेट को आसानी से निशाना बना सकती है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस में भी इसके निशाने पर आ सकते हैं। यह मिसाइल 1500 से 1800 किलोग्राम तक परमाणु या पारंपरिक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। यानी इस मिसाइल से बड़े सैन्य ठिकानों और एयरबेस को निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा यह क्लस्टर बमों को लॉन्च करने का घातक हथियार है। इस मिसाइल की रफ्तार मैक
12 है, यानी ये आवाज़ की रफ्तार से 12 गुना तेज चलती है। लेकिन ईरान की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इसकी रफ्तार 17 मैक बताती हैं। खुर्रम शहर 4 वर्जन में एडवांस गाइडेड सिस्टम है जो दुश्मन के एयर डिफेंस को जवाब देने का ज़्यादा वक्त नहीं देता, यानी इसका वॉरहेड अंतिम सेकंड में दिशा या एंगल बदल सकता है। इसीलिए किसी भी एयर डिफेंस के लिए इसे इंटरसेप्ट करके इसे नष्ट करना बहुत ही मुश्किल है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस मिसाइल में एक खास टारगेट पर वार करने की क्षमता विकसित की जा रही थी, लेकिन अब तक ईरान ने इसे लेकर कोई दावा नहीं किया है। वैसे इस ताकत को छिपाने के पीछे ईरान के दुश्मन को शॉक देने की रणनीति भी हो सकती है। ईरान ने इजराइल के साथ पिछले युद्ध में क्लस्टर बम्स को लेकर जाने वाली मिसाइल्स का हमला भी किया था, जिसने इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। ये बात खुद इजराइल की सेना ने स्वीकार की थी। इजराइल की सेना ने इस हमले के बारे में बताया था। मित्रों, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल पर लगा वॉरहेड करीब 23,000 फीट यानी जमीन से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर फट गया। इस वॉरहेड से करीब 20 अलग अलग बम निकले। हर बम में 2.5 किलोग्राम विस्फोटक थे जो करीब 16 किलोमीटर के क्षेत्र में गिरे और तबाही ही मचा गए। ईरान ने तब अपनी इस मिसाइल का नाम नहीं बताया था, लेकिन इजराइल की एजेंसियों ने इस मिसाइल की पहचान खुर्रम शहर 4 के तौर पर की थी। उस वक्त इजराइल ने दावा किया था ईरान के सीधे युद्ध में अपनी घातक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। तब इजराइल के एयर डिफेंस ने इस मिसाइल को वो रोक नहीं पाए थे। खुर्रम शहर सीरीज का डिजाइन नॉर्थ कोरिया के हार्सोन 10 मिसाइल पर आधारित है, जो खुद रूसी स्कड टेक्नोलॉजी से प्रेरित है, यानी ईरान को यह तकनीक नॉर्थ कोरिया या रूस से मिली हो सकती है। डीएनए मित्रों, हम ये जो आपको बता रहे हैं ये मिसाइल कितनी घातक है, इसने किस तरीके से पिछले युद्ध में भी स्थितियों को ईरान के पक्ष में किया था। हालांकि पिछली बार ईरान ने उसका नाम नहीं बताया था। तो ये मिसाइल अमेरिका जो है वो ईरान की न्यूक्लियर साइट, मिलिट्री बेस या घनी आबादी वाले इलाके पर हमला करता है तो ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड पहले से तैयार अंडरग्राउंड कमांड बंकर, वैकल्पिक कम्युनिकेशन नेटवर्क और मोबाइल मिसाइल यूनिट को एक्टिवेट कर देंगे ताकि पहले हमले में सिस्टम ठप ना हो। इसके बाद ईरान दूसरे चरण में बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स और सैकड़ों सुसाइड ड्रोन से हमला करेगा, जिसका निशाना खाड़ी देशों में मौजूद यूएस बेस, एयरफील्ड और रडार स्टेशन होंगे। इतने बड़े हमले के जरिए ईरान अमेरिका के पैट्रियट और थार्ड डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड कर देगा। तीसरे चरण में ईरान प्रॉक्सी फ्रंट खोलेगा, मतलब युद्ध सिर्फ ईरान में नहीं लड़ा जाएगा, लेबनान से हिजबुल्ला, यमन से हूती और इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया अमेरिका और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर हमला करेंगे। चौथे चरण में इजराइल और अमेरिका से सहयोगी देशों की पावर ग्रिड, ऑयल टर्मिनल, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग नेटवर्क और मिलिट्री कम्युनिकेशन को साइबर हमलों का निशाना बनाया जाएगा। इन साइबर हमलों का लक्ष्य बिना गोली चलाए अफरा तफरी मचाना है। पांचवें चरण में ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को हथियार बनाएगा। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान का प्लान इस रास्ते पर माइंस, फास्ट अटैक बोट्स, ड्रोन से अटैक करके शिपिंग में रुकावट डालना है ताकि दुनिया से तेल का दाम बढ़ने पर युद्ध को रुकवाने की डील की जा सके। यानी वॉर शुरू होने की स्थिति में ईरान अमेरिका को थकाने की रणनीति पर काम करेगा। क्योंकि अमेरिका को हराना ईरान के लिए नामुमकिन है, इसलिए ईरान अमेरिका को हर मोर्चे पर थकाकर पीछे हटने पर मजबूर करेगा। क्योंकि अमेरिका भी घरेलू दबाव की वजह से महीनों तक महंगा ऑपरेशन नहीं चलाना चाहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर अमेरिका में चुनाव का दबाव भी है। आप सोचिए, ओमान में शांति की वार्ता से पहले दोनों देशों ने युद्ध की कितनी तैयारी करके रखी है। अमेरिका ने हमले की और ईरान ने महीनों तक युद्ध जारी रखने की योजना बना ली है। यानी दोनों देशों को खुद इस बात का भरोसा नहीं है कि ये शांति वार्ता कामयाब होगी। यानी मित्रों, ईरान को लेकर ट्रंप क्या फैसला लेंगे ये फिलहाल साफ नहीं है और सुबह शाम ट्रंप की चरण वंदना करने वाला पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है ये भी आज तक साफ नहीं हो पाया है।